हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम देख रहे हैं 19 मार्च के करेंट अफेयर्स। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा जिसका आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। देखिएगा, आज तो हम करेंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। कल जो मंडे रहेगा, तो मंडे में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी वीकली सीए। वीकली सीए में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपका एक क्विज होगा, एक छोटा सा टेस्ट होगा जिससे पता चल सके कि आपको पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स कितना समझ में आए, कितना आपको याद है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो 25 क्वेश्चन का एक क्विज जो है वो आपको कल के सेशन में मिलेगा। तो कल वीकली सीए देखना नहीं भूलेंगे, ठीक है, और टेस्ट देना नहीं भूलेंगे। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अच्छा, आज की क्लास का अगर आपको पीडीएफ लेना हो तो हमारे टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप करंट अफेयर्स का पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते। सबसे पहले अगेन इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है उनके बारे में जानेंगे, फिर यहाँ पर हम बाकी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर डिस्कशन करेंगे। तो ये है अमिताभ मुखर्जी। ये कौन है? अमिताभ मुखर्जी हैं। इनको 3 महीने के लिए एडिशनल चार्जेस दिए गए हैं एनएमडीसी सीएमडी के रूप में। एनएमडीसी क्या है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। तो एनएमडीसी के एडिशनल चार्जेस एज अ सीएमडी किसे दिया गया है? अमिताभ मुखर्जी को दिया है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अपॉइंटमेंट की गई है, क्योंकि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है। अगर बात करते दिसंबर 2022 की डेटा के अकॉर्डिंगली लगभग 60% जो स्टैक है इस कंपनी के वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर 31 मई 2023 तक के लिए अमिताभ मुखर्जी को बनाया गया है। ठीक है, किसका? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। ज्वाइनिंग से पहले ये जनरल मैनेजर थे फिनेंस में इन रेल विकास निगम। क्लियर है? अगर मैं नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में बात करूं तो ये इंडिया की सिंगल लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर कंपनी है। ठीक है, इंडिया की सबसे बड़ी आयरन ओर प्रोड्यूसर कंपनी कौन सी है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जो लगभग 35 मिलियन टन ऑफ आयरन जो है वो फुली यहाँ पे जनरेट करने का काम, प्रोड्यूस करने का काम करती है। और बेसिकली इसके जो 3 बड़े माइनिंग एरियाज हैं, 2 छत्तीसगढ़ में है और एक कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, ये रिसेंट में हुई कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं। अब फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें पहली अपॉइंटमेंट जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ना किसी सेट में ये आपको छपा हुआ मिलने वाला है कि वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने वाली और एशिया की पहली वीमेन लोको पायलट सुरेखा यादव। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं। विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द यूएस एयर फोर्स। तो ये पहली बार इस तरीके की नियुक्ति हुई है, पहली बार, और पहले पर्सन है, पहले इंडियन अमेरिकन है जिन्हें असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द यूएस एयर फोर्स में बनाया गया है। तो किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वायुसेना का सहायक सचिव नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा रवि चौधरी। क्या नाम है इनका? रवि चौधरी है। रिसेंटली यूएसए का जो सीनेट है उन्होंने कंफर्मेशन किया है कि रवि चौधरी, जो कि एक इंडियन अमेरिकन है, इन्हें असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ एयरफोर्स फॉर एनर्जी इंस्टॉलेशन एंड एनवायरनमेंट बनाया गया है, और इस पोजीशन पे सर्व करने वाले ये पहले इंडियन अमेरिकन होंगे। ठीक है, तो रवि चौधरी का नाम भी आपको याद रखना है। चलिए, अब बात कर लेते हैं अगेन लोकसभा राज्यसभा पे हम पहुंच गए हैं। आपको पता है इन लोगों का सेशन चल रहा है लोकसभा और राज्यसभा का। कई तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपके एमपी से पूछे जाते हैं और एमपी उन क्वेश्चंस के आंसर रिटर्न में देते हैं, राइट। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन अनुपमा देवी ने लोकसभा में एक क्वेश्चन का आंसर दिया है। उसी आंसर पे हम बात कर रहे हैं कि भारत में साक्षरता दर का क्या स्टेटस है, लिटरेसी रेट इंडिया में क्या है। लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है? साक्षरता दर इंडिया में क्या है। तो इन्होंने अपने आंसर में हमें बताया है कि भारत में जो वीमेन लिटरेसी रेट है, महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो इंक्रीज हुई है, इम्प्रूव हुई है। भारत में 77% जो है वो वीमेन लिटरेसी रेट है। महिलाओं की साक्षरता दर याद रखेंगे आप 77% है। वहीं अगर हम पुरुषों की बात करें, अगर हम मेल लिटरेसी रेट के बारे में बात करें तो मेल लिटरेसी रेट 84.7% है, अकॉर्डिंग टू द रिप्लाई, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं का साक्षरता दर 77% है, वहीं पुरुषों का जो साक्षरता दर है वो 84.7% है। अगर हम रूरल
और अर्बन एरियाज में बात करें, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में बात करें, तो ये अंतर काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम रूरल एरिया में मतलब ग्रामीण क्षेत्र में लिटरेसी रेट देखेंगे तो वो 67.77% है। वहीं अर्बन एरिया मतलब शहरी क्षेत्र में जो आपका लिटरेसी रेट है वो 84.11% है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ है, तो केरला, हम सभी को पता है केरला जो राज्य है वहाँ पर साक्षरता दर लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है विच इज़ 94%, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है, राइट। तो केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया एट 94%। सेकेंड नंबर पे लक्षद्वीप है और थर्ड नंबर पे मिजोरम है जिसका लिटरेसी रेट 91.33% आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं कि सबसे कम लोवेस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पर है, सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा बिहार में है। बिहार में जो लिटरेसी रेट अभी चल रहा है वो 61.8% चल रहा है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट नंबर पे बिहार है, सेकेंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और थर्ड नंबर पे राजस्थान है लोवेस्ट लिटरेसी रेट के मामले में। ठीक है, ये डेटा अभी रिटर्न डॉक्यूमेंट में आया है तो मैंने आपके साथ साझा किया। ठीक है अगेन यहाँ पर एक और रिपोर्ट पब्लिश की गई है, वीमेंस एंड मेंस इन इंडिया। इस रिपोर्ट को देखो, वीमेंस एंड मेंस इन इंडिया 2022 रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश हुई है और इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन SPI, ठीक है, के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। मतलब नेशनल स्टैटिकल ऑफिस या मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। इस रिपोर्ट में पहले तो बात की गई है सेक्स रेशियो के बारे में। सेक्स रेशियो क्या होता है कि हर हजार मेल पर कितनी फीमेल हैं, हर हजार मेल पर कितनी फीमेल हैं, ये सेक्स रेशियो कहलाता है। तो इस रिपोर्ट में एस्टीमेट करके बताया है कि 2036 तक मतलब 2036 तक 2036 तक भारत में जो सेक्स रेशियो हो जाएगा वो 952 हो जाएगा। मतलब पर 1000 मेल पर 952 फीमेल होंगी। अगर हम 2011 की जनगणना उठाएं, अगर 2011 का डेटा हम उठाते हैं तो 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग अभी भारत का जो सेक्स रेशियो है वो 943 है। मतलब हर 1000 मेल पर 943 फीमेल हैं। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है उन्होंने बताया है, एक्सपेक्ट किया है कि 2036 तक भारत में सेक्स रेशियो 952 हो जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, इसके अलावा इस रिपोर्ट में और क्या बताया गया है इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सेक्स रेशियो एट बर्थ वो जो है वो 3 पॉइंट से इंप्रूव हुआ है। द सेक्स रेशियो एट द बर्थ वेंट अप द 3 पॉइंट टू 907 इन 2018-20 फ्रॉम 904 इन 2017-19। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2017 और 19 के डेटा के अकॉर्डिंग भारत में जो सेक्स रेशियो था एट बर्थ मतलब जन्म के समय जो सेक्स रेशियो था वो 904 था और ये डेटा इंप्रूव हुआ है और इंप्रूव होकर 2018-20 के बीच में ये डेटा 907 पहुंच गया है। ये तो डेटा आया कि हाँ सेक्स रेशियो इंप्रूव हो रहा है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इस डेटा में, इस पूरी रिपोर्ट में ये बात भी कही गई, भले ही सेक्स रेशियो इंप्रूव हो रहा हो बट जो महिलाओं का अगर हम बात करते हैं योगदान या कंट्रीब्यूशन या लेबर फोर्स में, लेबर वर्किंग में जो आपकी महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है वो कम है और जो आपका पेमेंट का अंतर भी यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, बट वीमेन आर स्टिल लार्जली लेफ्ट आउट ऑफ द लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स जो भी मेहनती काम होते हैं आज भी महिलाओं को नहीं दिए जाते हैं और महिलाओं का जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो भी बहुत कम है, ऐसा इस रिपोर्ट से पता चलता है। ठीक है, इतनी चीजें आप देखेंगे 77.2% मेल और केवल 32.8% फीमेल ही यहाँ पर आपके लेबर फोर्सेस में इन्वॉल्व दिखाई देंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट एडिशन है ये। ठीक है, ये फर्स्ट एडिशन है इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। मेघालय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बिगिन इन शिलोंग। तो मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत हो गई है शिलोंग में। ये फर्स्ट एडिशन है और लगभग 5 डेज तक, 5 दिनों तक ये आपका फिल्म फेस्टिवल चलने वाला है। ठीक है, और इसको इनॉग्रेट करने का काम मेघालय के जो पर्यटन मंत्री हैं, मेघालय के जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं पॉल लिंगडोंग, उनके द्वारा किया गया है। ये 5 दिनों तक चलेगा और लगभग 40 से ज़्यादा फिल्म यहाँ पर दिखाई जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इनका उद्देश्य क्या है कि मेघालय के और नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को शोकेस करना और यूथ को इस इंडस्ट्री की तरफ बढ़ावा देना।
मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन मिलेंगे आपको, कोनांग संगमा मिलेंगे, और गवर्नर जो है वो फग्गू चौहान है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इंडियन रेलवे एम्स टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2030। तो यहाँ पर देखिए अश्विनी वैष्णव जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिसेंटली लोकसभा में अपना स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि हम ग्रीन रेलवे की तरफ बात कर रहे हैं। हमारा जो सेंट्रल रेलवे है उसमें तो जितनी भी ब्रॉड गेज है पूरे का पूरा आपका इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है मतलब हमने डीजल इंजन को रिप्लेस करके अब हम इलेक्ट्रिक इंजन हमारे काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम ग्रीन रेलवे की तरफ बात कर रहे हैं और ग्रीन रेलवे के लिए हमें अब यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और 2030 तक इंडियन रेलवे जो है वो नेट कार्बन एमिशन जीरो कर देगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर रिटन रिप्लाई में लोकसभा में अश्विनी वैष्णव के द्वारा कही गई। ठीक है, सो इंडियन रेलवे टू बिकम नेट कार्बन एमिशन जीरो बाय 2030, 2030 तक नेट कार्बन एमिशन जो है भारतीय रेलवे का जीरो हो जाएगा। इस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, हम नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं और हम इस तरीके के नए जो स्टार रेटेड इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं जिससे आपका उत्सर्जन कम हो, आपका कार्बन एमिशन कम हो। इसके अलावा हम एलईडी लाइट्स को बिल्डिंग और कोचेस में यूज़ कर रहे हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम हो और हेड ऑफ जनरेशन टेक्नोलॉजी नए लोकोमोटिव्स का हम यूज़ कर रहे हैं और इलेक्ट्रिफिकेशन करने का काम भी हमने किया है। इलेक्ट्रिफिकेशन करने के साथ साथ हमने जो रेलवे ट्रैक के आसपास का एरिया है वहाँ पर प्लांटेशन करने का काम भी किया है जिससे कार्बन को जो है वो एब्जॉर्ब, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एब्जॉर्ब किया जा सके और कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर सके। तो यहाँ पे इन्होंने अपना डेटा पब्लिश करते हुए कहा कि इंडियन रेलवे जो है वो कंप्लीट ट्रांजिशन कर रही है और इलेक्ट्रिक जो आपका डीजल लोकोमोटिव है उनको पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक ट्रेन में कन्वर्ट करने की तैयारी है और कंप्लीटली जो हमारा ट्रांजिशन हो जाएगा इलेक्ट्रिक ट्रेन में वो दिसंबर 2023 तक का, दिसंबर 2023 तक का टारगेट है, ऐसा अश्विनी वैष्णव ने बताया है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा है कि अगर हम बात करते हैं कि हमें कितनी रिन्यूएबल एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट के बारे में भी बताया है कि 2030 तक हमको 8.2 गीगावाट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो टोटल हमें जो रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी के गोल हैं हमारे वो 30,000 मेगावाट का हमारा गोल है, लेकिन अभी हमारे पास जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो केवल और केवल 245 मेगावाट की है। तो हमें नए ऐसे पावर स्टेशंस लगाने की ज़रूरत है, सोलर प्लांट्स लगाने की ज़रूरत है, विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है जिससे हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ा सकें। ऐसी बात अश्विनी वैष्णव ने बताई है। चलिए अगली बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। राज्यसभा में वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया बाल स्वराज। अब ये बाल स्वराज पोर्टल क्या है इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो बाल स्वराज पोर्टल जो है इसे NCPCR मतलब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ये रियल टाइम ट्रैकिंग करने का काम और मॉनिटर करने का काम करता है बच्चों को, मतलब बच्चों के केयर और प्रोटेक्शन का काम जो है ये बाल स्वराज पोर्टल करता है बेसिकली। ठीक है, इस पोर्टल के दो काम हैं, एक कोविड केयर और एक सिस। अभी कोविड केयर, अभी कोविड के समय क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स मतलब मम्मी और पापा, माता और पिता दोनों की डेथ हो गई तो बच्चा तो अनाथ हो गया। तो ऐसे बच्चों की टेक केयर करना के लिए यहाँ पे कोविड केयर की शुरुआत की गई थी। ठीक है ना, यहाँ पे उसके अलावा सिस क्या है, जो आपके चिल्ड्रन मतलब बच्चे होते हैं जिनको रिहैब की ज़रूरत है, स्ट्रीट पे आपको सड़कों पे मिलते हैं, है ना, उनके रिहैब करने की फैसिलिटी। बेसिकली इस बाल स्वराज पोर्टल की शुरुआत इन्हीं दो मकसद से की गई थी। आइए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। इसके अलावा ये जो पोर्टल है वो शेल्टर के अलावा, मॉनिटर करने के अलावा बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करने का काम, उनकी काउंसलिंग सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करने का काम भी ये करता है। ठीक है, ये जो आपका पोर्टल है बाल स्वराज पोर्टल, इसको स्पॉन्सर कौन सी स्कीम करती है, तो मिशन वात्सल। मिशन वात्सल के अंतर ही हमने बाल आपका ये जो स्वराज पोर्टल है इसकी शुरुआत की थी। अगर मैं मिशन वात्सल स्कीम के बारे में बात करूं तो मिशन वात्सल स्कीम की शुरुआत 2009-10 में की गई थी। ये भी चाइल्ड प्रोटेक्शन एक स्कीम है। ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट्स है, जैसा कि मैंने बताया NCPCR, और नोडल मिनिस्ट्री है वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे स्काई ट्रैक्स की एक रिपोर्ट, एक इंडेक्स पब्लिश हुआ है। स्काई ट्रैक्स एक यूके बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म है जिनके द्वारा यहाँ पर जो कस्टमर होते हैं उनके सर्वे के अकॉर्डिंगली ये डेटा पब्लिश किया जाता है और वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड्स का यहाँ पे डिस्कशन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो स्काई ट्रैक्स की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड का जो आपका बेस्ट एयरपोर्ट है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर सर्वे वो कौन है, यहाँ पे आप देखेंगे स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 किसे दिया गया है, सिंगापुर के चंगाई एयरपोर्ट को दिया गया है। फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर का चंगाई एयरपोर्ट है और सिंस 2012 जो है सिंगापुर का एयरपोर्ट हमेशा से फर्स्ट नंबर पे बना हुआ है। सेकेंड नंबर पे दोहा का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सेकेंड स्पॉट पे, और थर्ड नंबर पे जापान का कैपिटल टोक्यो का हैनेडा एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अब भारत के एयरपोर्ट्स के बारे में बात करें तो भारत में एक एयरपोर्ट है दिल्ली में, दिल्ली एयरपोर्ट, जिसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसकी रैंकिंग भी पिछले साल से इम्प्रूव हुई है। 2022 में जो आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी रैंकिंग 37 नंबर पे थी और इस साल इसकी रैंकिंग 36 नंबर पर आई है। ठीक है, इसके अलावा जो दिल्ली एयरपोर्ट है ये साउथ एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट बन गया है। दिल्ली एयरपोर्ट लगातार 5वीं बार साउथ एशिया का फर्स्ट बेस्ट एयरपोर्ट बन गया है, ये बात आपको याद रखनी। तो साउथ एशिया रीजन में बात करें तो फर्स्ट नंबर पे दिल्ली एयरपोर्ट है, अगर ओवरऑल बात करें तो सिंगापुर का आपको एयरपोर्ट लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं पेनियार रिवर डिस्प्यूट। अब देखिएगा ऐसे तो कई सारे डिस्प्यूट होते हैं, इस आर्टिकल के ज़रिए बेसिकली मैं आपको कुछ नए जानकारी देने की कोशिश करूंगी। मतलब यहाँ से आपको कुछ आर्टिकल्स के बारे में बात पता चलेगी और ज़्यादा जो आपके नदी डिस्प्यूट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे हम, और पेनियार रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि पेनियार रिवर डिस्प्यूट किन दो राज्यों के बीच का डिस्प्यूट है, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु एंड कर्नाटका के बीच का। ओके, एक्चुअली हुआ क्या था कि 2018 की घटना है। 2018 में तमिलनाडु ने कर्नाटका के अगेंस्ट जो है पिटीशन फाइल की थी कि कर्नाटका जो है इस रिवर पर का डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है और पानी को डाइवर्ट कर रहा है, क्योंकि आपके कर्नाटका से ही तो ये नदी निकलती है और फिर तमिलनाडु में जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर तमिलनाडु ने 2018 में कहा था कि कर्नाटका जो है वो इस नदी पर डैम बना रहा है और पानी को डाइवर्ट कर रहा है, डाइवर्जन स्ट्रक्चर यूज कर रहा है। तो 2019 में तमिलनाडु ने रिक्वेस्ट की थी सुप्रीम कोर्ट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाओ। ठीक है, ट्रिब्यूनल का मतलब होता है प्राधिकरण। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोला गया था तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप एक ट्रिब्यूनल बनाओ। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है, तो आंसर हो जाएगा यस। अगर आप आर्टिकल नंबर 262 देखते हैं तो पार्लियामेंट के पास एक पावर होती है कि वो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 और रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956 के अंतर्गत जो है वो ट्रिब्यूनल्स बना सकते हैं। तो इन्होंने ट्रिब्यूनल बनाने की बात की थी इस डिस्प्यूट को सेटल डाउन करने के लिए। कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया, फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट बीच में आती है और मिड 2022 में दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इशू करती है। दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर क्या किया जाए, एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए और 3 महीने के अंदर इस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाए। ये जो डिस्प्यूट चल रहा है पेनियार रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द कर्नाटका एंड तमिलनाडु, और वो डेट जो थी ना 3 महीने वाली वो खत्म हो गई और बेचारा तमिलनाडु वहीं का वहीं रह गया, उसके डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं किया गया। क्लियर, तो ये कहानी इसलिए वापस से पूरी न्यूज चर्चा में आ गई। करेंटली जो अलग अलग राज्यों में रिवर वाटर डिस्प्यूट चल रहे हैं आपको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। डायरेक्टली अगर आप MPPSC का अगर हम पेपर देखेंगे 2022 का तो डायरेक्टली क्वेश्चन रिवर वाटर डिस्प्यूट से आया था, और हो सकता है आपके राज्य में भी, आपके जो राज्य का PCS होता होगा वहां पर भी आते होंगे। वो पेपर तो मैंने देखे नहीं, लेकिन MPPSC का पेपर जरूर देखा था और उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो महादेई रिवर वाटर डिस्प्यूट गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में है। महानदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में है। फिर है वंशधारा वाटर डिस्प्यूट आंध्र प्रदेश उड़ीसा के बीच में। कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट तेलंगाना, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच में आपको देखने को मिलेगा। वहीं आर्टिकल 131 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट का पावर देता है, सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल जुडिक्शन देता है कि वो इस तरीके के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि आप ट्रिब्यूनल बनाइए और 2 राज्यों के बीच का जो रिवर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कीजिए। पेनियार रिवर जैसा कि मैंने कहा नंदी हिल से निकलती है कर्नाटका से, और जो कि तमिलनाडु से फ्लो होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके अपने पानी को छोड़ती है। ठीक है ना,
बेसिकली जो पेनियार रिवर है ना, इसका मेजरली जो ड्रेनेज एरिया है, इसका जो मेजरली एरिया है फ्लो का 77% वो आपको तमिलनाडु में ही देखने को मिलेगा। ठीक है ना। ये तमिलनाडु की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है कावेरी के बाद, जिसकी लेंथ 497 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। पंबन, बनियार, ये कुछ आपकी सहायक नदियां हैं आपकी पेनियार रिवर की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अग्निवीर के बारे में। याद है मैंने एक वीडियो अलग से बनाया था कि अग्निवीर स्कीम क्या है। बेसिकली जो यूथ है, जो 17.5 ईयर से लेकर 21 ईयर्स तक के, मतलब 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के जो यूथ है हमारे देश में, उनको वो देश को सेवा दे सके, इंडियन एयरफोर्स की तरफ उनका इंटरेस्ट हो और इंडियन आर्मी में जो है वो ज्वाइन कर सकें, इसलिए अग्निवीर की शुरुआत की गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। जून 2022 में इस स्कीम की शुरुआत की गई थी। पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर ये स्कीम थी। ठीक है ना। अब इसमें पहले क्या किया गया था, जो BSF होता है ना, जो आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसके लिए कहा गया था कि जो अग्निवीर होंगे, है ना, अग्निवीर जो होंगे उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा BSF में। अब यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन जारी किया है यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा, और यूनियन होम मिनिस्ट्री कह रही है कि 10% रिजर्वेशन अग्निवीर को दिया जाएगा। जो फॉर्मर अग्निवीर होंगे ना, उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा CISF, मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस में। तो BSF के अलावा अब 10% रिजर्वेशन अग्निवीर को CISF में मिलेगा, ये बात कही गई है। साथ ही साथ जो अपर एज लिमिट होती है उसमें भी रिलैक्सेशन जो है वो फॉर्मर अग्निवीर को दिया जाएगा। ये कहा गया है कि जो पहला बैच था अग्निवीर का उनको 5 साल का, और जो अपकमिंग नया बैच आएगा उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पर नौकरियों में, गवर्नमेंट नौकरियों में दिया जाएगा, ऐसा यूनियन होम मिनिस्ट्री का कहना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड गवर्नमेंट के बारे में। झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया गया है और उस जॉब पोर्टल का नाम क्या है, झरनी योजना। इस पोर्टल के मदद से बेसिकली 75% रिजर्वेशन या 75% लोकल कोटा होगा, जो भी प्राइवेट नौकरी होती है, प्राइवेट सेक्टर की नौकरी होती है। तो झारखंड के जो लोग हैं जिनके पास झारखंड का डोमिसाइल है, मतलब झारखंड के जो मूल निवासी हैं, उनको 75% यहाँ पे लोकल कोटा रिजर्व कर दिया गया है प्राइवेट सेक्टर की नौकरी के लिए। लेकिन साफ साफ कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों के लिए हमने कोटा रिजर्व किया है, लेकिन ये जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी होंगे उनमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे, ऐसे कंपनी के लिए हमने ये कोटा रिजर्व किया है, और अप टू 40,000 सैलरी के लिए ही हमने ये कोटा रिजर्व किया है। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरियां होती हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है, उनके लिए ये कोटा एलिजिबल नहीं है, ये बात भी यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है ना। तो क्या समझ में आया आपको कि झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा झरनी योजना पोर्टल की शुरुआत की गई है, और यहाँ पर जो स्टूडेंट या यूथ हैं वो खुद अपने आप को सेल्फ रजिस्टर यहाँ पे कर सकते हैं, और 75% जो लोकल्स हैं उनको प्राइवेट कंपनी में नौकरी यहाँ पर दी जाएगी अंडर द झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन प्राइवेट सेक्टर एक्ट 2021 के अंतर्गत ये सारी प्रोविजंस किए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के बारे में। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर लीस्ट डेवलप कंट्री में आपको 46 कंट्रीज़ देखने को मिलती थी क्यों बोल रहे हैं, आंसर आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। तो 46 कंट्रीज़ आपको लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ देखने को मिलती थी, जिसमें अफ्रीका की 33 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी, एशिया कॉन्टिनेंट की 9 कंट्रीज़, कैरेबियन की 1 कंट्री आपको हेती यहाँ देखने को मिलेगी, और पैसिफिक की आपको 3 कंट्री देखने को मिलेंगी। ठीक है ना। जो आप देख सकते हैं तुबालू हो गया, है ना, ये आपका सोलोमन आइलैंड हो गया। अगर एशिया कॉन्टिनेंट की देखें तो आपको नेपाल, भूटान, म्यांमार, कंबोडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये जो है आपकी लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ की कैटेगरी में आती थी। भूटान को अब इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। भूटान, उसने बहुत अच्छा प्रोग्रेस रेट दिखाया, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाई, है ना, जिसके कारण इसको लीस्ट डेवलप कंट्री की कैटेगरी से अब बाहर किया जा रहा है। ओके है। चलो देख लेते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। भूटान्स ग्रेजुएशन फ्रॉम द UN लिस्ट ऑफ लीस्ट डेवलप कंट्री। तो यूनाइटेड नेशन की जो लीस्ट डेवलप नेशन की कंट्री है उससे भूटान को हटाने की बात की जा रही है। ये दिसंबर 2023 तक भूटान जो है साउथ एशिया की एक लैंडलॉक कंट्री है, उसको रिमूव कर दिया जाएगा लीस्ट डेवलप नेशन की कंट्री के लिस्ट से बाहर। ठीक है ना। रिसेंटली अभी यहाँ पे जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ का समिट हुआ था दोहा कतर में, और वहाँ पर ये फैसला लिया गया है। हालांकि भूटान को लीस्ट डेवलप कंट्री की लिस्ट में 1971 में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था उनके सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखते हुए, लेकिन बाद में भूटान ने अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव किया, और इन्होंने जो है पिटीशन फाइल किया था, इन्होंने एप्लीकेशन दिया था 2015 में कि हम बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमें लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ की लिस्ट से हटा दिया जाए। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने उस समय कोई भी स्टेप नहीं लिया,
लिया। फिर वापस इन्होंने 2018 में भी एप्लीकेशन दी थी, ठीक है ना, और 2021 में भी दी थी। अब फाइनली जो भूटान है उसको लीस्ट डेवलप्ड नेशन की कंट्री, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट से भूटान को हटाने की बात की जा रही है दिसंबर तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम इंडिया एआई इकोसिस्टम। यहाँ पर देखिएगा इंडिया एआई इकोसिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के द्वारा एक टास्क फोर्स सेटअप करने की बात की गई है। और इस टास्क फोर्स जो होगी बेसिकली एक फ्रेम करेगी, एक ड्राफ्ट, एक रोड मैप तैयार करेगी कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को डेवलप करने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में और कहाँ पे ग्रोथ कर सकता है। और ये जो आपकी टास्क फोर्स तैयार होगी ये एंड ऑफ अप्रैल तक तैयार कर दी जाएगी। ऐसी जानकारी हमको मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा दी गई है। ये जो आपका इंडिया एआई प्लेटफॉर्म होगा ये सपोर्ट करता है रिसर्च को, है ना, आपके डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो आपके टूल्स होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, उनको यहाँ पर बेसिकली ये सिस्टम सपोर्ट करता है। इसका उद्देश्य केवल एकमात्र इतना ही है कि भारत में इंडियन स्टार्टअप्स को प्रमोट करना, रिसर्च और इनोवेशन के सेक्टर में भारतीयों को बढ़ावा देना यहाँ पर उद्देश्य है। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, इसकी मदद से भारत को काफ़ी मतलब जीडीपी को इम्प्रूव करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। जैसे कि भारत का टारगेट है कि 5 ट्रिलियन डॉलर हम भारत की जीडीपी करना चाहते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 10% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका एआई से आएगा, ऐसा उम्मीद है, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी और बात करते हैं इस इंडिया एआई प्लेटफॉर्म के बारे में। इस इंडिया एआई प्लेटफॉर्म को 2018 में लॉन्च किया गया था और इसका फुल फॉर्म है द नेशनल एआई पोर्टल ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म। इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेस्कॉम मतलब नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के द्वारा तैयार किया गया था। जैसा कि मैंने बताया एकेडमिक, स्टार्टअप, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, इन सारे एरिया में रिसर्च, इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना, जो स्टार्टअप्स हैं उनको मेंटरशिप देना और फंडिंग प्रोवाइड करना इस प्लेटफॉर्म का मकसद था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं और आज की लास्ट बात है। कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि ओपन एआई के द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट तैयार किया गया है जिसका नाम था आपका चैट जीपीटी, याद आया। फिर इसको काउंटर करने के लिए गूगल ने बार्ड को लॉन्च किया था। अब इनको काउंटर करने के लिए यहाँ पर यूएई आबू धाबी ने लॉन्च किया गया है फाल्कन एलएलएम। टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंस्टीट्यूट इन आबू धाबी लॉन्च किया है फाल्कन एलएलएम मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसमें 40 बिलियन पैरामीटर होंगे और जो आपका चैट जीपीटी मॉडल 3 है उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट, रिलायबल जो है इसे बताया जा रहा है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट और एक कई सारी एडवांस सीरीज़ के साथ आएगा जिसमें एक चैटबॉट भी होगा, ओके। अंत में बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये कि बायकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं एमएस धोनी को। और एमएस धोनी हम सभी को पता है हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं और बहुत ही शानदार खिलाड़ी, क्रिकेटर रहे हैं। तो यहाँ पे बायकॉम 18 ने अनाउंस किया है कि एमएस धोनी जो है वो ब्रांड एम्बेसडर होंगे। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है इसने मुंबई इंडियन के साथ पार्टनरशिप की है, ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन गया है। तो मुंबई इंडियन का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर कौन बन गया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बन गया है। नेक्स्ट है पोलैंड जो है वो पहली नेटो कंट्री बन गई है। पोलैंड पहली ऐसी नेटो कंट्री बन गई जिसने मिग 29 फाइटर जेट दिए हैं यूक्रेन को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम इरेडा के बारे में कुछ दिन पहले भी हमने डिस्कशन किया था, है ना। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी 2017-18 में इसका आईपीओ लॉन्च किया गया था। फाइनली यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इरेडा को जो है वो लिस्ट किया जा रहा है स्टॉक एक्सचेंज में। इरेडा जो है इसे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने की परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दी है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस की शुरुआत आज से मतलब 19 मार्च से नई दिल्ली में होनी है और इसको इनॉग्रेट किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस, क्योंकि आपको पता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2023 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया गया है। क्लियर? तो ये आज की हमारी कुछ शॉर्ट न्यूज़ थी और आपने देखा कि शॉर्ट न्यूज़ आज की कितनी खास थी, कितनी इंपॉर्टेंट थी। अंत में हम बात करते हैं कुछ रिवीजन क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र जो कि जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में कंडक्ट हुई थी और 13th नंबर का एडिशन था। तो किन दो देशों के बीच में ये बायलैटरल एक्सरसाइज हुई है? तो आंसर हो जाएगा इंडिया एंड सिंगापुर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9000 करोड़ रुपीस यहाँ पे अलॉट किए हैं इसरो के किस मिशन के लिए? तो आंसर हो जाएगा गगनयान, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है हु इज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट न्यू CEO एंड MD ऑफ TCS। तो कौन बन गए हैं? के कीर्ति वसन बन गए हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मुंबई इंडियन का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर किसे बनाया गया है? IDFC फर्स्ट बैंक को, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? ऑप्शंस आर प्रदीप खरोला, दीपक मोहंती, R वेंकटरमणी एंड द मुकुल रोहतगी। तो आपका जो भी आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। ऐसी कुछ और न्यूज़ थी जैसे कि राजस्थान को 19 नए ज़िले मिल गए हैं, अब वो 19 नए डिस्ट्रिक्ट्स क्या है राजस्थान के और नए डिवीज़न्स कौन से हैं, वो सारी बातों को आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, 30 मिनट से और बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए कुछ बातों को हम आगे के लिए शिफ्ट कर देते हैं, है ना। लेकिन ये मेरी आपकी गारंटी लेती हूँ मैं कि कोई भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो स्किप नहीं होगी, वो नहीं छूटेगी, ठीक है। तो आगे हम जो है बाकी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।